Okay, so the third part, the last part actually, is the part that deals with kinetic theory and molecular speeds. Now, here, very important conceptual thing that you need to understand. Okay, first let's start with that concept, very important thing. गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्लीटली रैंडम मोशन होते हैं, उसका कंप्लीटली रैंडम मोशन होता है, यानी कि हर मॉलिक्यूल एक अलग डायरेक्शन में एक अलग स्पीड से जा रहा है. नाउ व्हेन आई से डायरेक्शन एंड स्पीड टुगेदर, इमीडिएटली योर माइंड जंप्स टू वेलोसिटी, है ना. इमीडिएटली योर माइंड, बिकॉज आई यूज द वर्ड डायरेक्शन एंड स्पीड टुगेदर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आप सोचते हो अच्छा वेक्टर क्वांटिटी हम वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर स्पीड लिखा है. तो सिंपल पहले बता दूं कि भाई ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी इतना मैटर नहीं करेगा, फिजिक्स में बहुत मैटर करता है. मैं कभी कभी वेलोसिटी बोलूँगा, कभी कभी स्पीड बोलूँगा, एक ही बात है, आप समझ लो, कोई टेंशन. ट्राई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट molecules of gas, there are lakhs and crores and millions of molecules. Each one is moving with a different speed and headed in a different direction. Some are colliding with each other, some are colliding with the walls of the container. एक कंटेनर आपने लिया, उसमें गैस को भर दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर से भी टकरा रहे और एक दूसरे से भी टकरा रहे, कोलाइडिंग. ठीक है, तो यहाँ पर दे आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, जिसको वैसे ब्राउनियन मोशन कहा जाता है. इसमें यहाँ पर टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, बट आपको पता होना चाहिए. कंटिन्यूस रैंडम मोशन, जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं. खैर, सो काइनेटिक थियरी किस फंडे पे बेस्ड है, क्या बोलता है वो कि काइनेटिक का मतलब ऑब्वियसली मोशन. तो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दीज पार्टिकल्स, वेदर इट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, बिकॉज ऑफ द मोशन सर्टेन प्रॉपर्टीज आर क्रिएटेड, and that we need to study. Those will be studied under kinetic theory. Molecules of gas are in continuous motion. While moving, they collide with each other and also with the walls of the container. Obviously, दिख रहा है भाई, अभी मैंने कहा कि लिखा हुआ भी है और बताया भी कि अगर कोई कंटेनर है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से भी टकराएंगे और कंटेनर से भी टकराएंगे. तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इससे टकराएगा, ये वाला इससे भी एक पॉइंट पे इससे भी आके टकराएगा, ये वाला इधर जाके वॉल से भी टकरा जाएगा, कोलाइड करेंगे. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन व्हेन दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर? इज देयर मोशन गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट? नो. जब कोलाइड हुआ तो रुक गए, फिर वापस बाउंस हुए, तो फास्ट आए, कोलाइड हुआ, फिर बाउंस हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ. इसका मतलब कि there is a continuous redistribution of energy. There is a constant redistribution of energy and there is a change in their speed as well as direction. Right? So the speed can never be constant or can never be the same for all the given molecules of gas in a given sample of gas. आपको मैंने n number of moles दिए गैस के एक कंटेनर में डाल के, तो इसका ये मतलब है कि कभी भी उन सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी तो नहीं हो सकती. दैट इज द कोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, 100, 200, 500, 1000 होते हैं. सारे स्टूडेंट इक्वली अच्छे नहीं हो सकते, इक्वल स्पीड से पढ़ाई नहीं करेंगे, इक्वल मार्क्स नहीं लाएंगे. तो इमेजिन करो कि मैंने सारे बच्चों के एग्जाम के पेपर मार्क्स लेकर एक चिट में लिख दिया. आपका एक चिट में लिखा, एक और बच्चे का लिखा, एक और बच्चे का लिखा, ऐसे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स चिट में लिखकर एक थैली में डाल दिए. और उसमें से रैंडमली उठाकर मैंने एक चिट निकाल के देखी. किसी का 90 मार्क्स आ सकता है 100 में से, किसी का 99 आ सकता है, किसी का 1 मार्क आ सकता है, किसी का 40 मार्क आ सकता है, किसी का 50 आ सकता है. दैट इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है. किसी का भी अलग अलग आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल. वैसे ही यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड्स आपको मिलेगी, वैल्यूज जो है वो अलग मिलेगी. सो इफ यू कैन अगेन कोरिलेट विद दैट, इफ आई आस्क यू अच्छा आपकी क्लास का एवरेज क्या है, तो किसी को 90 आया, किसी को 10 मार्क्स आए, आप क्या करोगे? सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करोगे, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करोगे और बोलोगे एवरेज. तो वैसे ही गैस की भी एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की मैं नहीं निकाल सकता, बट एवरेज बता सकता हूँ अगर मुझे सबकी वैल्यूज पता है. सो लेट्स से I want to calculate V average. Now as I mentioned, V और
v इज वेलोसिटी, u इज स्पीड। आपके यहाँ पर बुक में आपको स्पीड दिया हुआ है, तो लेट्स स्टिक टू स्पीड ओनली, कोई कंफ्यूजन नहीं। बट फिजिक्स में जब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस करोगे तो वहाँ पर u की जगह पे v कई बार लिखा हुआ मिलेगा, बिकॉज वहाँ पर वो वेलोसिटी बोलेंगे, स्पीड हो सकता है ना बोले। दैट इज फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट। सो u एवरेज क्या करेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 अपॉन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये अप टू un हो जाएगा। तो ये हो गया u एवरेज, दैट इज योर एवरेज स्पीड। अब आता है थियोरेटिकल पार्ट्स जो कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, तो इनकी बात करें। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, दे शोड दैट the actual distribution of molecular speeds depends on two factors. What are the two factors? Depends on temperature. ये मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी कहा कि भाई टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फास्ट मोशन होगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स में, तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही, और मॉलिक्यूलर मासेस पे भी डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा साइज है, तो उसका कोलाइडिंग फैक्टर, कोलिजन अलग तरीके से होगा, छोटा है तो उसका कोलिजन अलग तरीके से होगा। तो मास या साइज के ऊपर भी फर्क डिपेंड करेगा और टेम्परेचर में भी डिपेंड करेगा। एंड मैक्सवेल डिराइव्ड अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग अ पर्टिकुलर स्पीड, एंड देन दैट फॉर्मूला वाज अप्लाइड टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। लेट्स सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स विल बी, वन विल बी u एवरेज जो अभी मैंने कहा, सेकेंड विल बी UMP यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, MP यानी कि मध्य प्रदेश नहीं है, MP यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड तीसरा इज URMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो दिस इज एवरेज स्पीड, this is most probable speed, and this is root mean square speed। फॉर्मूले बताऊंगा अभी सबके, टेंशन मत लो, पहले समझो कि तीन अलग अलग स्पीड। अच्छा, तीन अलग अलग स्पीड क्यों? जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे आपके क्लास में 100 बच्चे, 90% लाने वाले एक दो ही बच्चे होंगे टॉपर, एकदम खराब 100 में से 5 या 10 नंबर लाने वाले भी 2-4 बच्चे ही होंगे। मेजॉरिटी क्लास कहाँ आएगी? मेजॉरिटी क्लास हमेशा कहाँ आएगी? एवरेज रेंज में, 60-70 मार्क्स में मेजॉरिटी लोग आते ही हैं, राइट। जैसे अगर मैं भीड़ में देखूँ हाइट के हिसाब से तो 6.5 फुट के बहुत एक दो लोग मिलेंगे, 3-4 फुट वाले भी एकदम छोटे 1-2 लोग मिलेंगे। मेजॉरिटी कहाँ आएंगे? मीडियम वाली रेंज में, तो वो है ना। तो वही एग्जांपल ले लो कि स्टूडेंट्स के मार्क्स की चिट्स बना के मैंने थैली में डाल दी और मैं रैंडमली निकाल रहा हूँ, तो मैंने 100 चिट्स निकाली एक एक करके। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या आने की है? सब जो 60 मार्क्स 70 मार्क्स को मैं मान लूँ कि ये सबसे ज़्यादा बच्चों को है, 100 में से 50 बच्चों को 60 मार्क्स आए, तो जितनी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा निकालने की क्या रहेगी? ऑब्वियसली 60 मार्क्स वाली चिट निकालने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो वो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ऐसी स्पीड भले वो सबसे ज़्यादा नहीं है, वो सबसे कम भी नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं मिड रेंज में आती है और वो मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स में। तो ऐसे 100, 200, 500 मॉलिक्यूल्स मैंने निकाले, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिस वैल्यू की आने की है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और रूट मीन स्क्वायर तो नाम से ही पता चल रहा है, पहले स्क्वायर करने, सारे वैल्यूज़ को स्क्वायर करना है, फिर उनका मीन निकालना है, फिर उनका स्क्वायर रूट निकालना है, उसको हम लोग RMS वेलोसिटी बोलेंगे। इनके एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस पहले समझ लेते क्या है। चलो, सो इन्होंने, भाई साहब ने बताया, भाई मैक्सवेल ने, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग अ पर्टिकुलर स्पीड को किस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है और रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। 3 अलग अलग वैल्यूज हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स उन्होंने बताई, इट शोज वेरी हाई एंड वेरी लो स्पीड्स। जैसा मैंने कहा ना, क्लास में टॉप 100 और 100 लाने वाले 1-2 लोग होंगे और 0 और 100 लाने वाले भी 1-2 लोग ही होंगे।
तो वेरी हाई एंड वेरी स्पीड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having very high and very low speed is very very small. The maximum portion of the curve will have most probable speed. ज़्यादातर बच्चे कौन सी रेंज में आएंगे? मिड रेंज में, जो मोस्ट प्रोबेबल वाली रेंज होगी वो. दिस इज वेरी क्लोज टू द एवरेज. हो सकता है ये एक्चुअल एवरेज ना हो, ये एवरेज के बहुत ही, एक्चुअल एवरेज समझो आपके पूरी क्लास का 60 आया और मोस्ट प्रोबेबल 61 आ गया, 62 आ गया, ऐसे हो सकता है. तो मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज जो है वो काफ़ी नज़दीक होगा. अच्छा, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व भी चेंज होगा. ये मैंने ऑलरेडी कहा कि भाई टेम्परेचर और मास ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास, दोनों पे डिपेंड करेगा. ये ऑलरेडी ऊपर मार्क किया मैंने. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एग्जाम्पल आप देख लो क्लोरीन और नाइट्रोजन के लिए. तो क्लोरीन Cl2 का मोलार मास है 71 यूनिट्स और नाइट्रोजन N2 का मोलार मास है 28 यूनिट्स. किसका ज़्यादा है? क्लोरीन का. तो अब देखेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे इस ग्राफ में कि क्लोरीन का जो पीक है वो थोड़ा आपको ऊपर मिलेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि इसका मोलार मास भी ज़्यादा है ना. तो क्लोरीन का जो पीक है वो थोड़ा आपको ऊपर मिलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ध्यान से देखना. पर जो वैल्यू है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आप देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले, वो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले ये क्लोरीन के ज़्यादा है. बट जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर स्पीड है आगे कौन सा है? नाइट्रोजन. तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर स्पीड नाइट्रोजन की ज़्यादा है ना. For example, lighter nitrogen molecules move faster, but chlorine molecules will have a higher ratio of molecules having most probable values, most probable speeds. जितना छोटा मॉलिक्यूल उतना जल्दी ट्रैवल करेगा, उतना फास्ट ट्रैवल करेगा. तो कॉमन सेंस है. तो आपको कोई पूछे कि भाई नाइट्रोजन और क्लोरीन में फास्ट कौन, तो नाइट्रोजन. तो क्लोरीन की क्या खासियत हुई फिर? क्लोरीन की खासियत ये हुई कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिखाने वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर थोड़े ज़्यादा होंगे. ठीक है, ओके. नाउ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². अभी v की जगह पे यहाँ पे u है, जैसा मैंने कहा वेलोसिटी की जगह पे स्पीड लिया हुआ है. तो रूट मीन स्क्वायर अगर मुझे देखना है तो मुझे एवरेज का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. मीन यानी कि एवरेज का स्क्वायर रूट. अब ध्यान से देखो रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे. URMS को मैंने U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN हर एक का पहले इंडिविजुअली स्क्वायर किया, फिर उसका क्या लिखा? एवरेज लिखा, और फिर उस पूरी की पूरी वैल्यू का क्या लिया? स्क्वायर रूट लिया. ध्यान से देखो, रूट मीन स्क्वायर, पहले सबका स्क्वायर किया, फिर उसका मीन निकाला, फिर उसका रूट निकाला, तो इसको बोलते हैं URMS. एंड दिस रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. द रूट मीन स्क्वायर, जो तीन मैंने बताया आपको, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इन तीनों का आपस में रिलेशन है. रूट मीन स्क्वायर इज ऑलवेज मोर देन एवरेज, विच इज ऑलवेज मोर देन मोस्ट प्रोबेबल. ठीक है, और इनका रेशियो भी आपको दिया हुआ है, तो ये आपको सीधा सीधा लर्न करना है. फैक्चुअल है, इसका कोई डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, बट नॉट रेलिवेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको सीधा सीधा इसको लर्न करके जाना पड़ेगा कि UMP, U एवरेज और URMS 1:1:1.128 is to 1.224. सबसे ज़्यादा क्या है? RMS जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू कैरी करता है. ठीक है, ये आपको सीधा सीधा लर्न कर लेना है. ठीक है, काइनेटिक थियरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस. अब मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि जो नॉर्मल हम गैसेस स्टडी करते हैं वो रियल गैसेस होती हैं, जो हाइपोथेटिकल है वो आइडियल गैसेस होती है ना. तो फ़र्क क्या है रियल गैस और आइडियल गैस में? फ़र्क क्या है ये भी ज़रा समझ लेते हैं.
सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन फ़र्क ये है, सबसे मेन डिफरेंस ये है रियल और आइडियल में, कि रियल गैस डज नॉट ओबे PV is equal to nRT at all temperatures। मतलब कि PV is equal to nRT तो आइडियल गैस का इक्वेशन है, तो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर रियल गैस इसको ओबे नहीं करती। और आइडियल गैस हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी टेम्परेचर लेके आओ, कोई भी प्रेशर लेके आओ, आपको ये PV इज इक्वल टू nRT का इक्वेशन आइडियल गैस जो है वो दिखाएगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ, फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट MCQ में आती है, ठीक है, देख लेना ध्यान से। रियल गैसेस कैन बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, हमेशा नहीं। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा भी था पिछले सेशन का, इसमें वीडियो में आप देखोगे तो आपको मिलेगा। मैंने क्या कहा था, आप आइडियल स्टूडेंट तो नहीं हो, कोई भी आइडियल स्टूडेंट नहीं होता, हम सब कहीं ना कहीं आइडियल स्टूडेंट नहीं थे अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, बट एग्ज़ाम आने के वक्त क्या होता है, अपने आप आइडियल बन जाते हैं। तब 20-20 घंटे पढ़ाई करते, खाना नहीं खाते, TV नहीं देखते, फेसबुक नहीं स्क्रॉल करते, तो हम हमेशा आइडियल हैं? नहीं, हम नॉर्मली रियल हैं। एग्ज़ाम एक टेम्प्रेरी ऐसी सिचुएशन है, एक टेम्प्रेरी ऐसा टाइम है जब हम आइडियल बन जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, फिर एग्ज़ाम गई तो हम वापस बैक टू बेशर्मी, है ना। वैसे ही रियल गैसेस नॉर्मली रियल है, आइडियल बिहेवियर नहीं दिखाते, फॉलो नहीं करते आइडियल गैस इक्वेशन को, पर कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे, कुछ ऐसे कंडीशन आएंगे, जैसे उनका एग्ज़ाम आएगा जब वो आइडियल बन जाएंगे। अब उनका एग्ज़ाम यानी कि क्या, उनके कंडीशंस कौन से? कैन बिहेव लाइक आइडियल गैसेस at low pressure and high temperature, ठीक है, low pressure and high temperature. Now very important statement, you will find this written in many of your reference books, your universal books, and your Cengage, ये हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। The specific term, if I talk about temperature at which real gas becomes or rather behaves like ideal gas, ठीक है, there is a term for that। जिन लोगों को पता है उनको तुरंत अभी क्लिक हो गया होगा। the temperature at which real gas behaves like ideal gas is called boil temperature of that gas। हर गैस का एक बॉयल टेम्परेचर होता है, हर स्टूडेंट का एक थ्रेशोल्ड होता है कि नहीं सर मैं फाइनल एग्ज़ाम के वक्त ही आइडियल बन जाता हूँ, मैं कॉलेज की टर्म एग्ज़ाम के वक्त आइडियल बन जाता हूँ, मैं क्लासेस की संडे टेस्ट में भी, छोटे टेस्ट में भी आइडियल बन जाता हूँ, है ना। हर एक का अलग तरीका है बनने का आइडियल। वैसे ही हर गैस का अलग बॉयल टेम्परेचर है। जैसे एक एग्जांपल दे दूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड 30.98 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आकर आइडियल की तरह बिहेव करता है। 30.98 ही टेम्परेचर है उसका जिस पे वो आइडियल की तरह बिहेव करेगा, उसके पहले नहीं, उसके बाद नहीं। बट हाँ, 30.98 डेफिनेटली उस टेम्परेचर पे वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। अब आप बोलोगे सर ये हमको पढ़ने की या जानने की ज़रूरत क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो जैसा कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिया, आपने डाली एक सोडा की फैक्ट्री, थम्सअप बनाने की फैक्ट्री डाली आपने, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। कार्बन डाइऑक्साइड आपको भरना है थम्सअप की बोतल में, सोडा की बोतल में, ठीक है। तो
तो आपको पता है कि उसको कंप्रेस करने के लिए 30.98 पे वो आइडियल बिहेवियर दिखाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ पर मेरा वो प्लांट लगा हुआ है, जहाँ पर मेरा वो काम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, वहाँ पर टेम्परेचर अगर मैं मेंटेन करूँ 30.98, तो उस गैस को आइडियल गैस की तरह कंप्रेस करने में मुझे आसानी होगी। लॉजिकल बात है। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ही इसका एप्लीकेशन। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दोनों लिखी है, ये दोनों आपकी डायरेक्ट एमसीक्यू में नीट में कई बार पूछी गई है और बहुत बार पूछी जाती है। इतनी बार पूछी गई कि एक्चुअली बच्चे थक गए, बहुत रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको सीधा सीधा लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें, तो इन्होंने कहा कि भाई काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, जो मैंने बताया आपको कि फिजिक्स में आप वैसे डिटेल में पढ़ने वाले हो, इस हाइपोथेसिस और इस मॉडल का क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, समझ लेते हैं। पहले वो बोलता है कि सबसे पहली बात कि आइडियल गैस consists of large number of small particles and the volume of these molecules is negligible in comparison to the empty space between them. Therefore, these are considered as point masses. क्या कंसिडर किया जाता है? जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नेग्लिजिबल मास में कंसिडर करते हैं, है ना? तो वैसे ही आइडियल गैस को हम लोग पॉइंट मासेस में कंसिडर करते हैं। यानी कि अगर मैं आइडियल गैस और रियल गैस आपको बाजू बाजू में बना के दिखाऊं, तो आइडियल गैस ऐसे, उसके मॉलिक्यूल को छोटा छोटा माना जाता है, और छोटा तो माना जाता है वो तो ठीक है, बट उनके जो डिस्टेंसेस हैं वो मेजॉरिटी केस में बहुत लार्ज डिस्टेंसेस माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मैं रियल गैस की बात करूं, तो रियल गैस को रिजिड स्फीयर्स माना जाता है। क्या माना जाता है? रिजिड स्फीयर्स। रिजिड मतलब बड़े रिजिड स्फीयर्स, और इनका डिस्टेंस भी कंपैरेटिवली कम होता है। तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल भी हुआ था कि भाई सॉलिड ज़्यादा कंप्रेसिबल है कि गैस? ऑब्वियसली गैस। तो रियल गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल है कि आइडियल? आइडियल गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल है भाई, आसानी से कंप्रेस की जा सकती है, सीधी बात है। रियल गैस उतनी आसानी से कंप्रेस नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिखी हुई, इसको समझना। अगर मैं कंटेनर की वॉल्यूम, इन सारे पार्टिकल्स को जमा कर लूँ, ये जो यहाँ पे पार्टिकल बनाए हुए हैं ये मैंने उठाए, सारे छोटे छोटे जो बनाए हुए हैं, छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल बनाए, इसको जमा करो और एक कोने में रख दो। ये, और रियल गैस के जो पार्टिकल हैं इनको जमा करके कोने में रखने की कोशिश करो। क्या होगा? रियल गैस के पार्टिकल्स ने बहुत सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली, कंटेनर में से बहुत सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली इन्होंने। लेकिन आइडियल गैस ने क्या की? मेजॉरिटी वॉल्यूम छोड़ दी खाली, और जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो बहुत छोटी है। अब ये स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा डायग्राम देख के। क्या बोला मैंने? देखो, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस। ये समझ में आया है ना? इसीलिए बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होती है आइडियल गैस, और रियल गैस उतनी कंप्रेसिबल नहीं होती। हम किसकी बात करें? हम आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टीज की बात करें। अच्छा, आइडियल गैस में ये भी असम्पशन है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतने छोटे हैं पार्टिकल और इतने दूर हैं कि उनका आपस में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। कुछ बच्चे इसमें ज़रूर मेरे को सवाल करेंगे या आर्ग्यू करेंगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं उसमें भी लंडन फोर्सेस होते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं है? बट वहाँ पर मैंने क्लियरली कहा था कि वो एक शॉर्ट डिस्टेंस में ही ऑपरेट होते हैं, 500 पिकोमीटर के डिस्टेंस में। बट यहाँ पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इतने दूर हैं एक दूसरे से कि ये एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर सकते। अर्थ प्लूटो से इतना दूर है कि प्लूटो की ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई लेना देना नहीं। हाँ, अर्थ पे मून की ग्रेविटेशनल फील्ड काम करती है क्योंकि नज़दीक है, डिस्टेंस मैटर्स, है ना? ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि अच्छा मैं यहाँ बैठा हूँ मुंबई में और वहाँ पर दुबई में कहीं पे आग जल रही, तो मुझे गर्मी थोड़ी लगेगी? दूर है ना भाई, क्यों लगेगी? अगर बाजू में हो तो लगेगी,
सीधी बात है। तो डिस्टेंस विल डिसाइड कि कितना फोर्स उसमें अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद एक जो स्टेटमेंट हमने रिपीट पहले ऑलरेडी कर ली, वापस रिपीट है कि भाई पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। यस, दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइंस ओनली। ये भी ऑलरेडी बता दिया, डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, जाएगा स्ट्रेट लाइन में। दे ऑल्सो कोलाइड विद ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। रेपिटेशन, नाउ इट्स ऑल रेपिटेशन, काफी सारा रिपीट रिपीट रिपीट। द कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के लिए दे आर परफेक्टली इलास्टिक। ये वर्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था। मैंने कहा कि आइडियल गैस के लिए इलास्टिक प्रॉपर्टीज है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज मतलब जो स्फीयर है आइडियल गैस का, जो मॉलिक्यूल है वो छोटा स्फीयर है, वो जाके ये वॉल है कंटेनर का, ये मॉलिक्यूल गया और टकराया तो थोड़ा दबा, फिर वापस आया तो बाउंस बैक होके वापस वो पूरा का पूरा स्फीयर बन गया, है ना। लेकिन जो रियल गैस वो कैसी है, वो रिजिड स्फीयर की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है? रिजिड, इलास्टिक स्फीयर की तरह नहीं, रिजिड स्फीयर की तरह बिहेव करती है। ओके, दिस मीन्स अगर इलास्टिक है, मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, अगर इलास्टिक है तो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन रिमेन्स द सेम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स। अभी किया हमने 3 टाइप ऑफ स्पीड्स, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, रूट मीन स्क्वायर। और ये स्पीड बदलती रहती है। क्यों बदलती है भाई? ये कोलाइड होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड होंगे तो इनकी स्पीड बदलती रहेगी। इफ अ मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड देन इट शुड हैव वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की भी बात करेंगे, सीधी बात है। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से हम सारे के सारे गैस लॉज जो हमने पढ़े, बॉयल्स, चार्ल्स, गay-Lussac's और एवोगैड्रो, उनको थियोरेटिकली डिराइव कर सकते हैं। The good news is that you don't have that theoretical derivations as such in your syllabus. You don't need to sit and derive them. You just need to study the properties. ठीक है? तो ये था kinetic theory of gases with respect to states of matter और with respect to gaseous state की अगर मैं बात करूँ। यहाँ तक हमने kinetic theory के points और postulates डिस्कस किए। नेक्स्ट इसका जो सेशन होगा, इसका पार्ट होगा, उसमें हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड वैन डर वाल्स करेक्शन।